गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। कुछ नोटिस आ गया तुम लोग ऑफलाइन क्लास का? नहीं, वैसे कुछ नहीं है सर, क्लासेस का ऑफलाइन। फॉर्म भरने का, एग्जाम का फॉर्म भरने का नोटिस आया बस। तो एग्जाम का फॉर्म भरने का नोटिस 1 तारीख से है ना? हाँ सर, 1 से 6 तारीख तक। तो और तुम 9 तारीख लोग का फी मतलब तुम लोग फाइन लेके। क्लास कब तक के आओगे? कॉलेज में मतलब सर? नहीं, ऑनलाइन अगर मैं क्लास लेता हूँ तो कब तक के आओगे? सर एक यही सप्ताह तक कर दीजिए। इस हफ्ता तक के? हाँ, 27 तक। सिलेबस तो खत्म हो ही गया ना सर। अरे वो तुम्हारा बेवल गियर और वार्म गियर बताना जरूरी है ना। अरे कल सर, बे उसको बता के फिर खत्म करिएगा। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलो राहुल। अच्छा राहुल, तुम 8 सेम से बोल रहे हो? हाँ देखो, वो उससे विश्वजीत से बात कर लो ना तुम एक बार। हम्म। चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अब। वैसे भी अब बहुत कम लोग आएंगे, अब मुझे लग ही रहा है। तो मैं तुम लोग को ये इसमें 2 क्वेश्चन बच गए थे हेलिकल गियर में। एक हैरिंग बोन गियर से रिलेटेड था और एक हेलिकल गियर से रिलेटेड था। तो हैरिंग बोन गियर में हेलिकल गियर डबल हो जाता है। हेलिकल गियर को डबल अगर ज्वाइन कर दिया जाए एज इट इज को, तो वो हैरिंग बोन गियर है, पर उसको वैसे मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है कि डबल हेलिकल को जोड़ के रख दो तो वो हैरिंग बोन गियर में। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेथड यूज की जाती है और उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको उसको जेन्यूनली उसको फॉलो अप किया जाता है और उसके थ्रू बनाया जाता है। ऐसा नहीं किया जाता कि डबल 2 हेलिकल गियर को आगे चिपका दिए और उसको वेल्डिंग कर दिए और वो बन गया, वैसा नहीं होता है। तो हेलिकल गियर जो है जस्ट एक डबल फॉर्मेट है। हैरिंग बोन गियर जो है डबल फॉर्मेट है डबल हेलिकल गियर का। ये आप मान सकते हो समझने के लिए। तो उसके तौर पे अगर उसमें एक्सीएल जो होगा, जो उसमें थर्स्ट कंपोनेंट होगा वो उसमें वो उसकी कैपेसिटी हैरिंग बोन गियर की ज्यादा होगी। अच्छा, एक चीज ये है कि मान लो अगर 0 से लेकर के 15 से लेकर के 25 तक का, अगर मान लो उसमें 15 से लेकर के 25 तक का जो आपका जो 25 तक का हेलिक्स एंगल जो आपके लिए सिंगल हेलिकल गियर के लिए होता है, वही चीज अगर आप हेरिंग बोन या फिर डबल हेलिकल गियर के लिए अगर आप यूज करोगे, तो उसके लिए आपका डबल हेलिकल गियर या फिर आपका हेरिंग बोन गियर के लिए हेलिक्स एंगल 20 से लेकर के 45 डिग्री हो जाता है। अगर 15 से लेकर के 20 डिग्री तक का जो हेलिक्स एंगल आपका अगर सिंगल हेलिकल गियर के लिए है, तो डबल हेलिकल गियर के लिए आपका हेलिक्स एंगल 0 से लेकर के 20 से लेकर के 45 डिग्री हो जाता है। जहां पर 15 से 25 का रेशियो है, 15 से 25 का कॉम्बिनेशन है सिंगल हेलिकल गियर के लिए, वहीं पर 20 से लेकर के 45 डिग्री तक का कॉम्बिनेशन है आपका हेलिक्स एंगल के लिए। रेंज है आपका, जो रेंज है वो आपका हेलिक्स एंगल के लिए 20 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का है, जो है आपका डबल हेलिकल गियर के लिए या फिर हेरिंग बोन गियर के लिए कहा जाए। तो ये शॉर्ट में आपको बताना था। बस यही एक इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो आपको हेलिक्स एंगल के लिए डिफरेंशिएट करता है, सिंगल हेलिकल गियर को और डबल हेलिकल गियर को। और डबल हेलिकल गियर अगर आपको अगर पूछ दे रहा है क्वेश्चन में, तो आप हेलिक्स एंगल को आप बस चेंज कर दोगे, जो कि 20 से लेकर के 45 के बीच में है। जनरली अगर आपको अगर क्वेश्चन तो आएगा नहीं हैरिंग बोन से रिलेटेड, पर अगर आ गया तो आपको जानना चाहिए कि कैसे क्या डिजाइन करते हैं आप। मेरे ख्याल से वैसे हैरिंग बोन से रिलेटेड आज तक के कोई एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा है, पर हेलिकल गियर जो है डबल हेलिकल गियर या फिर हैरिंग बोन गियर जो है काफी इजी है। उसका एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, तो मैं एक आपको यहाँ पे लेआउट बताना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज क्या है, मान लो अगर आप मॉड्यूल अगर 1 से ले, जैसे कि हेलिकल गियर के लिए मॉड्यूल क्या सेलेक्ट करने बोला हूँ मैं आपको, 1, 1.25, 1.5, उसके बाद 2, 2.5, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के मैंने आपको बोल दिया 10 तक के लेने।
ये मॉड्यूल लेने का तरीका है। अगर आप हेलिकल गियर के ले रहे हो तो 1 और 1.25 तो अपने पास चॉइस दी नहीं हुई है आपके लिए, ये जो डेटा बुक में। तो डेटा बुक में क्या करना है, ये जो क्लास 1 जो दिया हुआ है ना, फर्स्ट क्लास गियर के लिए जो कॉलम दिया हुआ है, क्लास 2 दिया हुआ है एज इट इज 4 5 6 7 8 9 10 लेने के लिए एज इट इज आप क्लास 2 यूज कर सकते हो। पर अगर आपके पास अगर 1.5 अगर यूज करना है ना, तो क्या करना है, ये 15 जो दिया हुआ है इसको आप 1.5 लेते हुए इसके सामने में 0.1080 जो वैल्यू दी हुई है उसको लेकर के आप बनाओगे तो आपकी वैल्यू आ सकती है, नियर अबाउट आएगी, ज्यादा एक्यूरेट नहीं आएगी पर नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि आपको अगर 1.5 का मॉड्यूल के सामने लेना है तो 1.5 का क्लास 1 के अगेंस्ट देखो, क्लास 1 के अगेंस्ट क्या है, 0.1080 दी हुई है ये वैल्यू। यहाँ डेटा बुक में मैं आपको एरोस इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये 1.5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले सकते हो। वहीं पर अगर 1 अगर मॉड्यूल ले रहे हो तो उसके लिए 0.0891 ले सकते हो। 9 दिया हुआ तो मान लो अगर आप 1.5 अगर चूज कर रहे हो, मेरे मायने में मैंने अगर एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग तो आप 1.5 के सामने वाली वैल्यू को क्लास 1 के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। पर वहीं पर अगर हेलिकल गियर के लिए स्टील और स्टील गियर ले रहे हो और 20 जो अगर अल्फा एन नहीं बता रहा है और आपको हेली सिंगल नहीं बता रहा है तो 20 डिग्री फुल डेप्थ के सामने स्टील एंड स्टील के करस्पॉन्डिंग 11860 ई दिया हुआ है और ई की वैल्यू 1.5 के सामने में 0.1080 ले सकते हो। तो ये 11860 ई लेते हुए और ई का मल्टीप्लिकेशन 0.180 लोगे तो उससे आपकी वैल्यू है ऑलमोस्ट नियर अबाउट आ सकती है। और जो भी है आप जब डिजाइन करोगे तो आप जब डिजाइन स्टेप जो फॉलो अप करते हैं वो गलत नहीं होता है, उसको मार्किंग देते हुए डिजाइन से सब्जेक्ट के लिए दे दिया जाता है नंबर। तो फाइनल में जब एग्जाम में अगर आएगा तो आप यहाँ से 1.5 के सामने 0.1080 ले लेना और 20 फुल डेप्थ के सामने स्टील एंड स्टील, अगर बोथ द गियर स्टील बोल रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आप 11860 ई ले सकते हो। ये आपको मुझे बताना था जो कि हेलिकल गियर के डिजाइन के लिए काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको एक जो है ये जो है मैं आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए मेरे पास 2 न्यूमेरिकल हैं। तो उससे पहले कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल मेरे पास रखे हुए थे, मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल को आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ले चलता हूँ आपके मेन डिजाइन की तरफ जो आपका जो हेलिकल गियर है। क्या देखो, ये अ पेयर ऑफ पैरेलल हेलिकल गियर कंसिस्ट ऑफ 24 टीथ बोल रहा है, कंसिस्ट ऑफ 24 टीथ बोल रहा है और टीथ बोल रहा है पिनियन रोटेटिंग एट 5000 आरपीएम एंड सप्लाइंग 2.5 किलोवाट पावर टू द गियर बोल रहा है ये। और स्पीड रिडक्शन इज 4:1 है। नॉर्मल प्रेशर एंगल एंड हेलिक्स एंगल 20 डिग्री एंड 23 डिग्री दिया हुआ है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन दिया हुआ रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। बोथ द गियर आर मेड ऑफ हार्डन्ड स्टील, बोथ द गियर हार्डन्ड स्टील है, यानी कि आप 11860 ले सकते हो। SUT की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जब सिग्मा बेंडिंग को आप निकालोगे, सिग्मा बेंडिंग इज इक्वल टू SUT डिवाइड बाय 3 करते हैं तो उससे आपको ये SUT की जरूरत पड़ेगी। द सर्विस फैक्टर एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी आर 1.5 सर्विस फैक्टर दिया हुआ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप 2 ले सकते हो रिस्पेक्टिवली। मतलब इस 2 के अंदर में अगर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर फाइंड आउट करोगे तो इस 2 के अंदर में आना चाहिए, इसके रेंज के इसके इनसाइड अंदर में आना चाहिए। अगर आप इनसाइड ऑफ 2 आ रहा है, मान लो अगर 1 ले लिए हो 0.5 ले लिए हो तो 1 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 आ रहा है तो वो सही मान सकते हो, या फिर अगर 1.5 आ रहा है तो उसको सही मान सकते हो, या 1.8 आ रहा है तो उसको सही मान सकते हो, पर 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका डिजाइन फेल हो जाएगा। तो ये 2 के अंदर में होना चाहिए। गियर्स आर फिनिश टू मीट द एक्यूरेसी ऑफ ग्रेड 4, ग्रेड 4 बोल रहे हैं यानी क्लास 1 ले लेना। क्लास 1 के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर पहला क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बोल रहा है कि इन द इनिशियल स्टेज ऑफ गियर डिजाइन एज्यूम दैट वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर द डायनेमिक लोड and that the face width is 10 times the normal module, face width b की वैल्यू 10 टाइम दे दिया है। assume that pitch line velocity to be 10 मीटर पर सेकंड, pitch line velocity assume करना है। pitch line velocity 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो आप वहां पर 5.55 जो डेटा बुक में दिया हुआ रहता है, मैंने आपको बताया था 5.55 डिवाइड बाय 5.55 प्लस रूट ओवर v ले सकते हो। तो यहाँ पर पिच लाइन वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड मान के चलना है पिच लाइन वेलोसिटी को। तो यहाँ से आप ये जो है ये पिच लाइन वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी ये जो पिच लाइन वेलोसिटी है, पिच लाइन वेलोसिटी का रेंज दे दिया कि वो 10 मीटर पर सेकंड के में है, तो 20 10 मीटर पर सेकंड तक के, ताकि आप सी भी सेलेक्ट कर सको। एस्टिमेट करना है नॉर्मल मॉड्यूल, नॉर्मल मॉड्यूल एस्टिमेट करना है
पहले तो आपको मॉड्यूल निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ धीरे धीरे बताएगा कि बकिंघम आ रहा है, और अगर बकिंघम आ रहा है तो पहले नॉर्मल मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल के बाद फिर आप फाइनल स्टेज को फॉलो अप करो। वही फॉलो अप करना जो स्पर गियर में फॉलो अप करते थे। सेकंड में बोल रहे हैं, सेकंड द फर्स्ट प्रेफरेंस वैल्यू ऑफ द नॉर्मल मॉड्यूल एंड कैलकुलेट द मेन डायमेंशन ऑफ द गियर। कैलकुलेट द मेन डायमेंशन ऑफ द गियर। मेन डायमेंशन ऑफ द गियर को फाइंड आउट करो, मतलब जैसे आप मॉड्यूल निकाल लोगे तो वो हम करते हैं मेन डायमेंशन निकाल करके, फिर मेन डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम उसके बकिंघम लोड को निकालते हैं, फिर पी इफेक्टिव निकालते हैं, फिर एसबी से डिवाइड कर देते हैं अगर बीम स्ट्रेंथ वियर स्ट्रेंथ है तो, जो भी कम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग। फिर तीसरा बोल रहा है यहाँ पर डिटरमाइन करो डायनेमिक लोड यूजिंग द बकिंघम इक्वेशन। देखो बकिंघम इक्वेशन पे आई गया ये, फाइंड आउट द इफेक्टिव लोड फॉर द अबव डायमेंशन। इफेक्टिव लोड फॉर द अबव डायमेंशन यानी कि पी इफेक्टिव अगर बकिंघम डायनेमिक लोड को लेके चल रहे हैं। व्हाट इज द करेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग। बेंडिंग को अगर बीम स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं तो करेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है ये फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, यानी कि बीम स्ट्रेंथ को लेकर फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक आउट करना है। फोर्थ देखो क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सरफेस हार्डनेस फॉर द गियर्स एज्यूमिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2 फॉर वियर कंडीशन। वियर कंडीशन के लिए लेके चलो सरफेस हार्डनेस निकालना है। BHN का 0.16 BHN का डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर जो होता है उससे आप BHN को निकालने के लिए बोल रहा है, जब आप वियर स्ट्रेंथ को लेकर भी करस्पॉन्डिंगली उसको चेक आउट करो। तो ये आपको 4 चीजें निकालनी है, कुल मिला के आपको फाइनल स्टेज लेकर के डिजाइन करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जो वैल्यू दी हुई है उसको लेकर के शॉर्ट आउट करते हैं। तो किलोवाट इज इक्वल टू 2.5, एनपी इज इक्वल टू हमारे पास 5000 आरपीएम दिया हुआ है जो हम शुरू में पढ़ रहे थे। पिनियन कट दिया हुआ है 24, गियर रेशियो आई दिया हुआ है 4, और ये जो देखो हेलिक्स एंगल दिया हुआ है 23, और अल्फा एन की वैल्यू 20 डिग्री, नॉर्मल प्रेशर एंगल जो है 20 डिग्री दिया हुआ है। SUT 750 न्यूटन पर mm स्क्वायर, CS इज इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो ग्रेड ऑफ मशीनिंग कितना दिया हुआ है यहाँ पर 4 दिया, तो आप क्लास 1 लेके चल सकते हो। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 आ रही, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 2 के रेंज के अंदर आना चाहिए आपकी। अगर आप निकाल रहे हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लास्ट में चेकआउट कर रहे हो तो ये जो बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप चेकआउट कर रहे हो तो ये 2 के अंदर आनी चाहिए आपकी ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, तभी वो डिजाइन सेफ रहेगा। अदरवाइज आपका डिजाइन कैंसल है और डिजाइन जो है वो डिजाइन नहीं होगा, मतलब डिजाइन सेफ कंसिडरेशन में नहीं आएगा। तो पहला देखते हैं, पहले हमको मॉड्यूल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम देख लेते हैं। तो बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मॉड्यूल को चेकआउट करना है, बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मॉड्यूल देखना है, तो देखते हैं कैसे क्या क्या बनेगा। तो धीरे धीरे देखो MT निकाल लेते हैं। MT इज इक्वल टू 60 × 10 to the power 6 डिवाइड बाय 2 पाई NP। 60 × 10 to the power 6 यहाँ पर किलोवाट था, तो किलोवाट इज इक्वल टू 2.5 किलोवाट हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 पाई यहाँ पर 5000 NP है, यहाँ से 4774.648 न्यूटन एम आ जाएगा। DP इज इक्वल टू क्या है, ZP MN डिवाइड बाय cos साई है। ZP जो है वो 24 और MN इज इक्वल टू MN की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, नॉर्मल मॉड्यूल की वैल्यू नहीं गिवन है, और cos साई जो है वो cos 23, यहाँ पर इसको निकालेंगे तो 26.073 नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में आएगा ये, यानी कि फाइनल स्टेज तक के नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में आएगा अगर हम P इफेक्टिव इज इक्वल टू बीम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे तो। PT इज इक्वल टू 2MT अपॉन DP हो जाएगा इज इक्वल टू 2 × 4 MT कितना निकला है 4774.648 डिवाइड कर देंगे DP से। DP इज इक्वल टू MN के टर्म में आया हुआ है, तो MN के टर्म में लिख देंगे 366.25 डिवाइड बाय MN कर देंगे। CV इज इक्वल टू मैंने आपको बोला था कि डेटा बुक में 5.55 डिवाइड बाय 5.55 प्लस रूट ओवर भी है, अगर 10 मीटर पर सेकंड के लिए तो 5.6 डिवाइड बाय 5.6 प्लस रूट ओवर 10 कर सकते हो, राउंड फिगर में लेते हो तो 0.6391 आ जाएगा ये CV की वैल्यू। P इफेक्टिव क्या आएगा, P इफेक्टिव इज इक्वल टू आपका ये देखो P इफेक्टिव होता है CS PT अपॉन CV। अगर प्रीलिमिनरी स्टेज या फिर मॉड्यूल को निकाल रहे हैं उस सिचुएशन में ये वाला P इफेक्टिव फार्मूला होता है, तो 1.5 डिवाइड बाय 0.693 CV की वैल्यू। और CV कैसे निकाले, मीन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी पिच में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, तो 10 पुट अप कर दिए CV में, वहां से CV निकला है। CS इज इक्वल टू 1.5, ये देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि CS इज इक्वल टू 1.5 है। अब ये सबकी वैल्यू को, और यहाँ पे देखो PT की वैल्यू जो कि नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में आएगा तो 366.25 डिवाइड बाय नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में तो 859.61 डिवाइड बाय नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में आ जाएगा, ये P इफेक्टिव आ गया। अच्छा ये चीज देखो, आपको जब आप हेलिकल गियर डिजाइन करते हो, मैंने बोला था कि वर्चुअल नंबर ऑफ द टीथ को लेके चलना,
वर्चुअल नंबर ऑफ द टीथ क्या होता है, ZP डैश इज इक्वल टू ZP अपॉन cos साई, और ये जो वैल्यू आएगी उसके आगे पीछे के टीथ को देखते हुए हम इंटरपोलेशन करेंगे कि एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ क्या है। तो हेलिकल डिजाइन में आप वर्चुअल नंबर ऑफ द टीथ लेते हो और वर्चुअल नंबर ऑफ द टीथ का फॉर्मूला होता है ZP अपॉन cos साई, और ZP इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय cos क्यूब साई है ये, तो cos क्यूब साई में यहाँ पुट अप करोगे 23 में, तो यहाँ से 30.77 आ गया। ये 30.77 ये जो है वो 30 टीथ और 32 के लिए वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ कितना है 30.77 है, जो कि 32 टीथ जो दी हुई डाटा बुक में लुईस फॉर्म फैक्टर के और 30 टीथ के बीच में आएगा ये वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। तो 32 टीथ के करस्पॉन्डिंग वैल्यू लुईस फॉर्म फैक्टर कितनी होगी 0.367 है। डेटा बुक में दिया 31 की वैल्यू नहीं दी हुई ना डेटा बुक में, तो डेटा बुक में 32 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है 0.364, डेटा बुक में 30 की करस्पॉन्डिंग दी हुई है 0.358, और इसमें आप इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा दोगे तो उससे आपको जो इस 30.77 के करस्पॉन्डिंग आपका लुईस फॉर्म फैक्टर मिल जाएगा। तो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है फॉर्मूला, और यहाँ से आप y इज इक्वल टू यहाँ पर आप पुट अप करोगे तो यहाँ देखो ये y इज इक्वल टू 0.36 आ जाएगा। कैसे, ये y इज इक्वल टू यहाँ पुट किए y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1 इधर चला गया, फिर ये माइनस y1 था वो y1 इधर ऐड हो गया, तो 0.358 प्लस 0.364 माइनस 0.358 इनटू ब्रैकेट में x माइनस x1, और x की वैल्यू है 30.77 और माइनस x1 यानी कि x1 जो है वो 30 है, और डिवाइड बाय 32 माइनस 30 करेंगे तो y की लुईस फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 0.36 आ जाएगी। ये हमारा लुईस फॉर्म फैक्टर निकल गया। अब हम देखते हैं सिग्मा b इज इक्वल टू SUT अपॉन 3, और SUT की वैल्यू होती है 750, हमको दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिवाइड करेंगे 3 से तो 250 निकल जाएगा न्यूटन पर एमएम, इसको सिग्मा b मिल गया। सिग्मा b मिल गया और शुरू से हमने इधर पीछे में हमने PT MT P इफेक्टिव तक हमने निकाल लिया है। देखो सिग्मा b इज इक्वल टू होता है mn b सिग्मा b y, और mn को mn पुट अप करोगे, b को 10 mn पुट अप करोगे, सिग्मा b को 250 और y की वैल्यू 0.36 है लुईस फॉर्म फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो SB इज इक्वल टू 900 mn का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 P इफेक्टिव है, तो देखो आप SB इज इक्वल टू P इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही करते हो जब आप मॉड्यूल का चेकिंग आउट करते हो, तो मॉड्यूल के फॉर्मेट में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम उसको निकालते थे। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर धीरे धीरे करके आप ले भी सकते हो इसको, धीरे धीरे करके SB निकाल लिए, फिर P इफेक्टिव निकाल लिए, तो 900 mn का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये SB की वैल्यू 900 mn स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 से, और इज इक्वल टू P इफेक्टिव यहाँ पर कितना है, P इफेक्टिव पीछे निकाले आपने, दैट इज इक्वल टू CSPT अपॉन CV से आपने निकाला तो 859.61 डिवाइड बाई mn, तो यहाँ से आपका ये 859.61 डिवाइड बाई mn करेंगे, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 2 दी हुई है उसको अगर चेकआउट करोगे तो mn की वैल्यू आ रही है, नॉर्मल मेटल की वैल्यू 1.24 आ रहा है, 1.24 1.5 के में आ रहा है, और मैं आपको बोला था कि आप जब नॉर्मल मॉड्यूल को सेलेक्ट करोगे तो 1 1.25 फिर उसके बाद 1.5 फिर उसके बाद 1.5 के बाद 2 2.5 और फिर 3 4 6 7 8, तो हेलिकल गियर के लिए, तो यहाँ हेलिकल गियर के लिए mn इज इक्वल टू 1.25 आ रहा है, तो नेक्स्ट प्रीफरेंस हम क्या ले लेंगे मॉड्यूल के लिए 1.5 ले लेंगे, तो mn इज इक्वल टू 1.5 हो गया। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है, मेन डायमेंशन ऑफ द गियर निकालना है, डायमेंशन हम मान लेते हैं 1 मॉड्यूल लेके चलते हैं, नॉर्मल मॉड्यूल इज इक्वल टू 1.5 mm ले लिए, b इज इक्वल टू 10 मॉड्यूल है, 10 into mn मॉड्यूल है, mn यहाँ पर पुट अप करेंगे 1.5 यहाँ से 15 mm निकल जाएगा, ZP की वैल्यू डिसाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 24 और DP इज इक्वल टू ZP mn डिवाइड बाय cos साई होता है, ये फॉर्मूला होता है पी सर्कल डायमीटर का, यहाँ पे सर्कल डायमीटर में वैल्यू पुट अप करेंगे, ZP इज इक्वल टू 24 1.5 सॉरी mn इज इक्वल टू 15 है ये, और डिवाइड बाय cos साई करेंगे तो 39.11 mm आ जाएगा ZP की वैल्यू। सिमिलरली ZG की वैल्यू अगर 96 है तो आप DG निकाल सकते हो गियर के लिए सर्कल डायमीटर, तो दैट इज इक्वल टू ZG mn डिवाइड बाय cos साई कर दोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी 156.44 mm। तो ये ZP और ZG की वैल्यू हमने डायमेंशन मान लिया जो मैं आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखते हैं बकिंघम लोड कैसे निकालेंगे। बकिंघम लोड के लिए देखो SB इज इक्वल टू mn b सिग्मा b y है, और 1.5 यहाँ पर आपका mn है क्योंकि हमने राउंड फिगर में नेक्स्ट रेफरेंस में 1.5 लिए थे,
बी की वैल्यू 10 इंटू 1.5 थी, यानी कि 15 हो गई। सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हुई 250 और बीम स्ट्रेंथ कितना हुआ 0.36। तो बीम स्ट्रेंथ टोटल कैलकुलेट करोगे तो 2025 न्यूटन आ जाएगा। टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू रेटेड टॉर्क के लिए कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू mt/dp। ये वैल्यू पुट अप करोगे, इसकी जो वैल्यू न्यूमेरिकल डिजिट पुट अप करोगे तो यहाँ से आपको 244.16 इसका न्यूटन आ जाएगा, अगर टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सर आलोक सर कुछ बात। डायनेमिक लोड, देखो डायनेमिक लोड अगर मैंने आपको देखो क्वेश्चन में गिवन था कि डायनेमिक लोड के लिए आपको यहाँ पर सी और ई सेलेक्ट करना होगा, ये डेटा बुक में गिवन है, डेटा बुक में ये वाली फॉर्मूला गिवन, और ये मैं आपको कल शो कर चुका हूँ, इसको मैं आपको जो मैं बता रहा था पिछली क्लास में, तो उसमें ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि डेटा बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि हेलिकल गियर के लिए डिजाइन के लिए बकिंघम लोड का इक्वेशन है। तो सी की वैल्यू आपको मैंने स्टील और स्टील के लिए मैंने बताया 811,860 ई है, और ई की वैल्यू 1.5 के क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग ले लोगे तो 0.1080 ले लो, क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग 1.5 की। यहाँ से आपका v वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू पाई dp np डिवाइड बाय 60 into 10 to the power 3, तो इज इक्वल टू पाई into 39.11 into 5 np इज इक्वल टू 5000 rpm दिया हुआ है। इस वैल्यू को पुट अप करो तो v की वेलोसिटी 10.25 मीटर पर सेकंड आ गई, जो कि 10 के अकॉर्डिंग बुक में दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में 10 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि हम जब ये डायनेमिक लोड जो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन वेलोसिटी जो ले रहे हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 10.25 मीटर पर सेकंड, 10 के नियर अबाउट आ गई है। अब देखते हैं पीडी में आपको यहाँ पर क्या पुट अप करना है, ये फॉर्मूला यहाँ गिवन है 21 वेलोसिटी ब्रैकेट में c into b और cos स्क्वायर psi प्लस pt into cos psi डिवाइड बाय 21 वेलोसिटी प्लस रूट ओवर cb into cos स्क्वायर psi प्लस pt। pt की वैल्यू आपने कैसे ली है, pt आपने 2mt/dp से लिए, ये 244.16 न्यूटन आ गया। सब वैल्यू को वेलोसिटी को पुट कर दो, c की वैल्यू मैंने आपको बताया तुरंत अभी 11860 इंटू ईरर है, और ईरर की वैल्यू 0.1080 है, तो इन सब की वैल्यू को पुट करोगे तो c की वैल्यू हो जाएगी b इज इक्वल टू फेस मीटर 10 इंटू मॉड्यूल, cos स्क्वायर psi में psi की वैल्यू आपका हेलिक्स एंगल हो गया, pt आपने निकाल लिया। इन सब को फॉलो अप करते हुए जब आप पीडी निकालोगे तो ये डेटा बुक के अकॉर्डिंग जब आप चलोगे तो यहाँ पर 9519.7749 आ रहा है, जबकि बुक में इसकी वैल्यू जो है उसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, पिनियन के लिए ईरर दिया हुआ है, गियर के लिए ईरर दिया हुआ है, उन सबको कैलकुलेट करके उसने वहां से निकाला है। तो आप डेटा बुक को फॉलो अप करोगे तो ये 1000 के नियर अबाउट आ रही है, 9519 और वो उसमें जो है 0.7749। अब पी फैक्टर देखते हैं बकिंघम लोड के अकॉर्डिंग, CS PT प्लस PD होता है बकिंघम लोड के अकॉर्डिंग, ये पी इफेक्टिव के लिए यहाँ पुट अप करेंगे 1.5, इसको पुट अप करेंगे पी इफेक्टिव की वैल्यू 9886.0149 आ जाएगा, ये पी इफेक्टिव की वैल्यू बकिंघम डायनेमिक लोड को। अगर आप स्टेप को लेते हो करेक्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है तो बीम स्ट्रेंथ को डिवाइड कर दो पी इफेक्टिव से, तो 2025 को डिवाइड कर दोगे 9886.0149, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.25 ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप नियर अबाउट 0.5 मान सकते हो, और अगर आप जो बता सकते हो तो 0.5 है या फिर 1 जो है ये डिजाइन के अंदर में आ रहा है, तो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेक्ट मायने में देखा जाए तो आपकी 0.5 है, 0.5 आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, या फिर आप मानो तो इसको राउंड फिगर में 1 है, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 मान सकते हो आप इसके लिए, या फिर अगर आप इसको यहीं पर रहने दो 0.5 तक ही मान के चलो तो आपका सही है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है इसके अबाउट। स्टेप 5 में आते हैं, हमको सरफेस हार्डनेस ऑफ द गियर फाइंड आउट करना था। तो सरफेस हार्डनेस के लिए क्या है, पिटिंग फेलियर के अगेंस्ट आपके लिए क्या हो जाता है, ये एस वियर स्ट्रेंथ हो जाती है, और ये वियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। पी इफेक्टिव की वैल्यू आपकी 9886.0149 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 दिया हुआ है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 19772.0298 हो जाएगा। Q की वैल्यू 2ZG डिवाइड बाय ZG प्लस ZP है, तो यहाँ से आपका 1.5 हो जाएगा Q की वैल्यू। SW आप फाइंड आउट करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है BQ/dP/K डिवाइड बाय cos स्क्वायर psi। तो आपका ये जो K जो है वो 0.16 से BHN/100 का होल स्क्वायर के बराबर आता है। इन सब की वैल्यू SW को यहाँ पर पुट अप करोगे, SW अपने यहाँ से निकाले P इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी से आपका यहाँ जो निकला हुआ है, इन सब को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका BHN इज इक्वल टू 1056.1903 है। तो इस तरीके से आपका BHN निकल गया, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लिया, गियर का प्रीलिमिनरी डिजाइन को लेते हुए आपने फाइनल डिजाइन कर लिया। तो यहाँ तक को समझ में आया आपको?
यहां तक कुछ समझ में आया? यहां तक आपको कुछ समझ में आया? यस सर। वही इससे फॉलो अप करना है और डिजाइन Yes, sir. डाटा की वही वैल्यू आपको फॉलो अप करना है और उसको लेकर के चलना है आपको, है ना। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आपको वर्चुअल नंबर ऑफ द टीथ को काउंट करना पड़ता है। वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के करस्पॉन्डिंग आपको आपको उसके आगे पीछे की वैल्यू को लेते हुए इंटरपोलेशन करना है और उसके करस्पॉन्डिंग वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के करस्पॉन्डिंग लुईस फॉर्म फैक्टर लेना है और उसके करस्पॉन्डिंग लेते हुए आपको वही स्टेप फॉलो करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, उसी चीज को लेना है, स्टेप वही है आपको, पीटी फिर एमटी फिर बी फिर उसका सीवी सीएस पीटी पी इफेक्टिव निकालना, पी इफेक्टिव अगर प्रीलिमिनरी डिजाइन है तो पी इफेक्टिव उसी समय लेके सीएस पीटी अपॉन सीवी ले लेना, उसमें पी इफेक्टिव लेना प्रीलिमिनरी मॉड्यूल डिजाइन में, उसको लेते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेकआउट करना, देखना कि कितना आ रहा है, फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपका पी इफेक्टिव सीएस पीटी अपॉन सीवी से आपका मॉड्यूल लिख लेगा, मॉड्यूल को लेते हुए आपको प्रेफरेंस को चेकआउट करोगे, प्रेफरेंस को लेते हुए आप सीक्वेंस को फॉलो अप करते हुए आप बकिंघम लोड को लोगे, बकिंघम लोड के बाद आप वही चीज आपको जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको चेकआउट करना है कि वो रेंज के अंदर आ रही कि नहीं आ रही, रेंज के अंदर आ रही है तो आपका डिजाइन सेफ है। उसके बाद फिर अगर वो कहीं कुछ पूछ दिया बोले बट के बियर स्ट्रेंथ निकालो, उसके अकॉर्डिंग हार्डनेस निकालो तो उसके अकॉर्डिंग हार्डनेस निकाल सकते हो, यही स्टेप को फॉलो अप करना। तो ये इसका क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन मैं आपको हेरिंगबोन गियर से लेकर के आपको डिस्कस करना चाहूंगा। हेरिंगबोन ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद क्लास भी एंड है और ये चैप्टर भी एंड है। तो एक क्वेश्चन है कि हेरिंगबोन स्पीड रिड्यूसर कंसिस्ट ऑफ 26 teeth pinion driving a 104 with gear. The gear have a normal module of 2 mm. The pressure angle is 20° and the helix angle is 25 degree. The pinion receives 100 kilowatt power दिया हुआ है and power through its shaft and the rotate at 3600 rpm. rpm value दी हुई है. The face width of the each half is 35 mm दिया हुआ है. The gears are made of alloy steel 30 nickel 4 chromium 1 SUT is equal to 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है. SUT की वैल्यू गिवन है और हीट ट्रीटेड है ये एंड हीट ट्रीटेड टू अ सरफेस हार्डनेस ऑफ द 400
सर सर माइक ऑफ है आपका। कहाँ से नहीं सुनाई दे रहा है? सर इफेक्टिव लोड से। अच्छा, इफेक्टिव लोड से। तो इफेक्टिव लोड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर V इज इक्वल टू यहाँ पर आपका जो है पाई dp np डिवाइड बाय 60 यहाँ पुट अप किए तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी के बाद cv इज इक्वल टू 5.6 डिवाइड बाय 5.6 प्लस रूट ओवर v कर देंगे तो 0.63 वेलोसिटी cv आ जाएगी। p इफेक्टिव इज इक्वल टू cv cs pt डिवाइड बाय cv कर दोगे तो यहाँ से आपका वैल्यू पुट अप करोगे तो 9172.28 आ जाएगा और सबको कैलकुलेट करोगे तो p इफेक्टिव निकल जाएगा जो प्रीलिमिनरी स्टेज में फाइंड आउट करते हो। और उसके बाद फिर देखो यहाँ बीम स्ट्रेंथ निकालना है तो आपको मैंने ये बोला कि हेलिकल गियर के मामले में चाहे वो हैरिंग बोन हो या फिर हेलिकल गियर हो तो आपको वर्चुअल नंबर ऑफ द टीथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो वर्चुअल नंबर ऑफ द टीथ होता है जेड पी डैश इज इक्वल टू जेड पी डिवाइड बाय cos क्यूब साई, यहाँ से 26 डिवाइड बाय cos क्यूब 25 दैट इज इक्वल टू 34.93 और ये 34.93 जो है वो आपका किसके अंदर में है, आपका 35 और 33 के अंदर में। तो 35 के करस्पॉन्डिंग आप लुईस फॉर्म फैक्टर लोगे, 33 के करस्पॉन्डिंग लुईस फॉर्म फैक्टर लोगे और इस 35.93 के करस्पॉन्डिंग इंटरपोलेशन करके आप लुईस फॉर्म फैक्टर फाइंड आउट करोगे। तो y - y1 upon y2 - y1 is equal to x - x1 upon x2 - x1 इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, उसी को इसमें पुट अप करोगे तो y is equal to 0.37279 आ जाएगा। ये y लुईस फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ गई। सिग्मा b के लिए आपको SUT upon 3 करना है तो 1500 डिवाइड बाय 3 करना है तो 500 आ जाएगा। और एस बी आप यहाँ पर चेकआउट करोगे तो mn इंटू सिग्मा बी इंटू वाई होता है। तो यहाँ से 2 इंटू 35 इंटू यहाँ पर अब जो ये वैल्यू है पुटअप करोगे तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर 13047.65 आ जाएगा। ये एस बी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब वियर स्ट्रेंथ तो निकाल लो और वियर स्ट्रेंथ को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू की जरूरत पड़ेगी, के की जरूरत पड़ेगी। तो Q इज इक्वल टू 2ZG डिवाइड बाय ZG प्लस ZP होगा तो 2 इंटू 104 डिवाइड बाय 104 प्लस 26 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.6। K इज इक्वल टू 0.16 इंटू ब्रैकेट में BHN का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट अप करोगे 3.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। K की वैल्यू निकल गई तो इजी है, आपका वियर स्ट्रेंथ निकल जाएगा। वियर स्ट्रेंथ के लिए क्या होगा, BQ DP K डिवाइड बाय cos स्क्वायर साइन कर दोगे 35 1.6 ये हो जाएगा 57.38 3.24 डिवाइड बाय cos स्क्वायर साइन कर दोगे, यहाँ से SW निकल जाएगा 426.74.83। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग बीम स्ट्रेंथ निकालो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग वियर स्ट्रेंथ निकालो, दोनों के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने बोला था। तो यहाँ से SB डिवाइड बाय P इफेक्टिव कर देंगे। ये बीम स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग SB की वैल्यू कितनी है 13047.65, तो 13047.65 डिवाइड बाय P इफेक्टिव कर दोगे, यहाँ से 1.42 आ गया। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग वियर स्ट्रेंथ करोगे, वियर स्ट्रेंथ डिवाइड बाय P इफेक्टिव करोगे तो 12674.84 डिवाइड बाय 9172.28 आएगा। उसके अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.38 आएगी। ये 1.38 जो है 2 के अंदर में है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी आपका जो डिजाइन है वो सेफ है और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो निकल रही है वो एक्यूरेट है। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। इस्माइल अंसारी, इस्माइल अंसारी, तो आज की क्लास क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला जो है, इसका जो क्लास नोट्स जो है, यहाँ पर आपका हेलिकल गियर कंप्लीट हो गया। हेरिंग बोन जो एक्स्ट्रा चीज में था वो भी मैंने आपको कवर अप करा दिया ताकि आप फ्यूचर में हेरिंग बोन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको ये मत सोचना कि वो अलग से स्पेशली डिजाइन होता है, उसका भी वही फॉलो अप होता है जो सिंगल हेलिकल के लिए आप फॉलो अप करते हो। बस ये है कि उसमें हेलिक्स एंगल अगर नहीं दिया है तो आपको 20 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में ले लेना है। तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा अगर हेलिक्स एंगल नहीं दिया है तो डबल हेलिकल गियर के लिए या फिर आपको हेरिंग बोन गियर के लिए
हेरिंगबोन गियर के लिए आपको लेके चलना है 20 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में, और हेलिक्स एंगल जो है वो सिंगल हेलिकल गियर के लिए दिया रहता है 15 से लेकर के 25 डिग्री के बीच में। तो जनरली 23 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर में देखे हैं 23 दिया हुआ है, 25 ही दिया हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन में 25 दिया है, कुछ कुछ क्वेश्चन में 23 दिया हुआ है। तो ये यही वैल्यू होती है सिंगल हेलिकल गियर के लिए। वहीं पर अगर आप डबल हेलिकल गियर को अगर डिजाइन कर रहे हो या हेरिंगबोन गियर को डिजाइन कर रहे हो तो उसका भी डिजाइन स्टेप सेम ही है। क्या होता है, आप दूसरे बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो फॉरेन राइटर हो चाहे कुछ भी हो। आप ये डेटा बुक उठाइए, स्टेप फॉलो अप कीजिए, आपको सारा ये जो डिजाइन का जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट बन जाएगा आपसे जो भी है। कुछ इधर उधर जो होगा वो आप हर बुक के हर एक राइटर की अलग अलग कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज होती है, वो आप वहां पर ढूंढ सकते हो, आपको वहां पर उससे मिल सकता है। तो क्वेश्चन हो सके तो सॉल्व करो अनसॉल्व को लेकर के, और जो भी कुछ डाउट है मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए यहीं क्लोज करते हैं। यस सर। ठीक है, जिनको आउट होना है वो आउट हो सकते हैं, और जिनको अगर आपको कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं।